वेलकम बैक स्टूडेंट। लास्ट वीडियो में हम लोग ने देखा कि किस तरीके से ब्लड का सर्कुलेशन होता है, यानी डबल सर्कुलेशन के बारे में हम लोग समझें। एक बात और समझते हैं। हमने उसमें बताया कि वेन्स जो होती हैं वो बॉडी ऑर्गन से ब्लड को लेके जाती हैं हार्ट के पास, और हार्ट से आर्टरीज जो होती हैं वो ब्लड को लेके निकलती हैं। जो आर्टरीज होती हैं वो बहुत ही अंदर की ओर होती हैं, वो वेन्स जो होती है वो सरफेस पे होती है। सिर्फ दो जगह ऐसी होती है जहां आर्टरीज ऊपर की होती है। एक हमारी जो ये एरिया रिस्ट एरिया होता है, यहाँ पर आर्टरीज क्या होती है, ऊपर की ओर होती है, और एक हमारे कान के पास होती है। इसी वजह से होता है कि आप लोग देखे होंगे कि यहाँ कट जाए तो बचने के चांसेस ज़्यादा कम होते हैं, यहाँ कट जाए तो बचने के चांसेस कम होते हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि जो खून निकलता है तो ये खून रुकता कैसे है, यानी ब्लड क्लॉटिंग कैसे होती है। समझते हैं ब्लड क्लॉटिंग के बारे में। अगर हम टर्म समझे ब्लड क्लॉटिंग, तो सपोज कर लीजिए जब हमें चोट लगा यानी इंजर्ड हो गए हम, तो इंजर्ड होते मान हमारे शरीर के टिश्यूज जो होते हैं वो थ्रोम्बोप्लास्टिन को निकालते हैं। थ्रोम्बोप्लास्टिन जैसे ही निकलता है उसी समय ब्लड प्लेटलेट्स जो होती हैं वो फैक्टर नंबर 3 को रिलीज करती हैं। ये दोनों लोग कैल्शियम आयंस के प्रेजेंस में प्रोथ्रोम्बिनेज नाम के एंजाइम्स को एक्टिवेट करेंगे। प्रोथ्रोम्बिनेज नाम का जो एंजाइम होता है वो प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट कर देता है थ्रोम्बिन में। फिर ये थ्रोम्बिन जो होता है वो फाइब्रिनोजन को कन्वर्ट करता है फाइब्रिन में, और तब ब्लड क्लॉट होता है। यानी अगर ये चोट है तो ये जैसे फाइब्रिन बनता है तो उस पर थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर बनने लगता है, और तब जाके ब्लड क्या होता है, रुकता है। तो ये तरीका हुआ ब्लड के क्लॉटिंग का। ब्लड क्लॉटिंग में अगर बहुत आसानी से पढ़ना है तो बस इतने ही पढ़ लीजिए कि प्रोथ्रोम्बिनेज जो होता है वो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करेगा, और थ्रोम्बिन जो है वो फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करेगा, और यही फाइब्रिन जो होता है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर करता है, जिसकी वजह से ब्लड क्या हो जाता है, क्लॉट हो जाता है। हम लोग सुनते हैं कि कुछ लोग अपना ब्लड डोनेट कर देते हैं, कुछ लोग ब्लड रिसीव करते हैं। तो आखिर जो ब्लड डोनेट होता है या रिसीव होता है वो किस बेसिस पे होता है, जिसको हम कहते हैं ब्लड कंपैटिबिलिटी। समझते हैं ब्लड कंपैटिबिलिटी क्या है। ब्लड ग्रुप अगर हमारे पास ए है तो आरबीसी जो होती है उसके ऊपर जो प्रोटीन पाया जाएगा वो एंटीजन होगा, और जो प्लाज्मा होता है उसके अंदर पाया जाएगा एंटीबॉडी। तो याद रखना है कि एंटीबॉडीज क्या होते हैं, वो कहाँ पाए जाते हैं, प्लाज्मा में, और एंटीजन कहाँ पाए जाते हैं, आरबीसी के सरफेस पे। तो अगर ब्लड ग्रुप ए है तो हमारे पास एंटीजन क्या हो जाएगा, ए, और उसका एंटीबॉडी उल्टा होगा, यानी ये ब्लड किससे नहीं ले सकता, बी से नहीं ले सकता, और वो दे किसको सकता है, ए को दे सकता है, ओ को दे। एंटीबॉडीज जो रहेगा वही ब्लड हम नहीं ले सकते। यानी अगर ब्लड ग्रुप ए की बात करें तो ब्लड ग्रुप ए बी से नहीं ले सकता, बाकी चाहे ए से ले ले चाहे ओ से ले ले। अगर हम ब्लड ग्रुप बी की बात कर लें तो इसके पास एंटीजन बी है और एंटीबॉडीज ए है, यानी ए से वो नहीं ले सकता, ले किससे सकता है, बी से और ओ से। अगर हम ए बी की बात करते हैं तो उसके पास एंटीजन ए बी है और एंटीबॉडीज कोई नहीं है। अगर एंटीबॉडीज कोई नहीं है तो यानी वो ए बी से भी ले सकता है, ए से भी ले सकता है, बी भी से ले सकता है, ओ से। इसीलिए इसको कहते हैं यूनिवर्सल एक्सेप्टर। यूनिवर्सल एक्सेप्टर। और अगर हम बात ओ की करें तो ये क्या है, ओ जो होता है इसके पास एंटीजन नहीं है, एंटीबॉडीज ए और बी है, यानी ये किसी से ले नहीं सकता लेकिन दे सबको सकता है। इसको भी दिया, इसको भी दिया, इसको भी दिया, ये सबको दे सकता है। तो इसी वजह इसको कहते हैं यूनिवर्सल डोनर। तो ये बात हुई ब्लड क्लॉटिंग की, और कौन सा ब्लड ग्रुप किसको ब्लड दे सकता है। थैंक यू।